हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस बॉन्ड पैरामीटर्स। हमने बॉन्डिंग स्टडी करी है अपनी पुरानी वीडियोस में, तो बॉन्डिंग के पैरामीटर्स भी हमें पता होने चाहिए कि हमने डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक। तो ये बॉन्ड के कैरेक्टर्स क्या है, इनके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें छुपी हुई हैं। तो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ। नाम से ही क्लियर है, बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या है। बॉन्ड की लेंथ, हमने बॉन्ड बनाया, दिस इज बॉन्ड। अब बॉन्ड लेंथ जो है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट इज द साइज ऑफ एटम। बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फर्स्ट साइज ऑफ एटम एंड सेकंड बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। अब साइज ऑफ एटम हमें क्या समझा रहा है? अगर आपके पास स्मॉल साइज वाला एटम है उसका बॉन्ड की लेंथ भी कम रहेगी। अगर आपके पास बड़े साइज वाला एटम है उसके बॉन्ड की लेंथ भी बड़ी रहेगी। सपोज आप लिथियम से फर्स्ट ग्रुप में आप मूव कर रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो आप अगर लिथियम को डिस्कस करते हो तो लिथियम के एटम का साइज स्मॉल है, जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हो साइज बड़ा होता जाता है। लिथियम का साइज है इतना, सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका पोटेशियम का थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, रुबिडियम का थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो जैसे इसके सेंट्रल एटम से ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ती है। सो वी कैन से बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट आता है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी में क्या है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हमने तीनों तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग स्टडी करी है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? अब इसमें क्या है? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू मल्टीप्लिसिटी। जैसे जैसे आपकी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है बॉन्ड की लेंथ कम होती जाती है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी, देन डबल बॉन्ड की रहेगी, देन उसके जो डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा रहेगी। इट मींस वी कैन से ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। सो ये था हमारा फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइज ऑफ एटम एंड बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। सेकंड हमारा पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल क्या है? आपने किसी भी दो ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में हमारा बॉन्ड बन गया है, तो उनके जितने भी आपके बॉन्ड्स बनेंगे उनके बीच में उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल्स कैसे वेरी करते हैं? अगर तो किसी के ऊपर लोन पेयर है, हमने अपनी थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी लोन पेयर हैं उनके अंदर रिपल्शंस होती है। अगर दो लोन पेयर इकट्ठे हो गए उनके अंदर रिपल्शंस हैं। लोन पेयर की जो रिपल्शंस हैं वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है एंड इट इज फर्दर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया है वाटर का। आपने इसमें अंदर आपने वाटर का स्ट्रक्चर बनाना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 2 मेरे पास हाइड्रोजन्स हैं। तो इस तरह से मेरी बॉन्डिंग हुई। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, एक ये लोन पेयर आया, एक ये लोन पेयर आया। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, दूर चले जाओ। तो उससे क्या होगा? इसका जो बॉन्ड एंगल है ये कितना बन गया? 104.5 डिग्री। अगर मैं बात करती हूँ अमोनिया की, अमोनिया के ऊपर अमोनिया NH3, अमोनिया का अगर हम बॉन्ड एंगल डिस्कस करते हैं, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 हाइड्रोजन्स हैं। अब ये इसका लोन पेयर है, ठीक है, एक ही लोन पेयर है, इसमें इसके ऊपर 2 लोन पेयर थे, इसका एक ही लोन पेयर है। तो लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। अब इसमें लोन पेयर वाली रिपल्शन तो है ही नहीं। इसके अंदर कौन सी है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली रिपल्शन, जो कि थोड़ी सी कम होती है। तो इसमें नाइट्रोजन इस NH3 के केस में हमारा जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना है? 107.5 डिग्री। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है हमारा CH4। सो इट्स वेरी सिंपल,
बॉन्ड एंगल में आपने कुछ भी नहीं करना, इट इज सिंपली द एंगल बिटवीन द बॉन्डेड आइटम्स। और जो बॉन्ड एंगल बस किसके साथ वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। अगर आप CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हो, CH4, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। अब इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसके अंदर 2 थे, इसके अंदर 1 था, इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 190। सो दिस इज द बॉन्ड एंगल। सेकेंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। थर्ड पैरामीटर हमारा क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगेन 2 फैक्टर्स आ गए इसके ऊपर। फर्स्ट फैक्टर इसका आ गया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। सेकंड आ गया साइज। तो बॉन्ड एंथैल्पी किन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम एंड सेकंड उसकी बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के ऊपर। चलिए सबसे पहले हम साइज को डिस्कस करते हैं। आपके पास एक छोटे साइज वाला एटम है, आपने उसके बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आप बताइए कि उसमें कम एनर्जी लगेगी या ज्यादा लगेगी। ठीक है, आपके पास एक कोई स्मॉल साइज वाला एटम है, कोई आपके पास लार्ज साइज वाला एटम है, तो इसके बॉन्ड दोनों के बीच में अगर 2 इनके बीच में आपने बॉन्ड बनाया है, तो इसकी आप लेंथ चेक कर सकते हैं इतनी। स्मॉल साइज वाले आपने बनाया है तो उसकी आप लेंथ चेक कर सकते हैं इतनी। तो लेंथ जो है वो जितना साइज स्मॉल मीन्स उतना आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो आपके लिए उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, आपको उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो हम क्या इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर इज द साइज ऑफ एटम, बॉन्ड विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी। स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर साइज, more bond enthalpy, larger size, less bond enthalpy. And you can say bond enthalpy is inversely related to size. अगर साइज कम है बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, अगर साइज लार्ज है बॉन्ड एंथैल्पी कम है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ साइज ज्यादा हो गया, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, तो आप कम एनर्जी सप्लाई करके उस बॉन्ड को तोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। आपके पास एक सिंगल बॉन्ड वाला कोई एटम है, 2 वाला भी है, कोई ऐसा है जिसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाले भी हैं, डबल वाले भी हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग वाले भी हैं। तो किसको तोड़ने के लिए आपकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। सो चलिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रोप। आपके पास एक रोप है, आपने रोप एक इधर से पकड़ा हुआ है, एक इधर से पकड़ा हुआ है, तो उसकी कुछ लेंथ है। फिर हमने क्या किया, उसको डबल फोल्ड कर दिया। रोप उतनी ही रही लेकिन हमने उसको डबल फोल्ड कर दिया। अब क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब हाँ उसको तोड़ना मुश्किल हो गया, तो अब हमने क्या करा, उसको ट्रिपल फोल्ड कर दिया। लेंथ उतनी ही रखी है हमने, ज्यादा नहीं ली, लेकिन उसी लेंथ को हमने ट्रिपल फोल्ड कर दिया। तो अब आप देख सकते हो, आप थोड़ा सा सोचिए कि किस केस में उस रोप को तोड़ना आसान रहेगा, जिसमें हमने सिंगल पकड़ा हुआ है, या जिसमें हमने उसको डबल फोल्ड करा है, या जिसमें हमने उसको ट्रिपल फोल्ड करा है। तो जैसे जैसे बॉन्ड आपकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है, आपकी बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगी। सो वी कैन से इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू multiplicity. So bond enthalpy is inversely related to size, but it is directly related to multiplicity. Next हमारा bond parameter है, that is the bond order. What is bond order? Bond order क्या होता है? It is the number of bonds present. Number of bonds present in a given molecule. What is bond order? Bond order, it is equal to the number of bonds. Like हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें आपका ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन H2 को। अगर O2 लिखना है उसको आप ऐसे लिखते हो, अगर N2 लिखना है उसको आप
लाइक दिस लिखते हो, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो सपोज मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2? इट इज 1. द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन H and H, इट इज इक्वल टू 1. द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन O2, 2 बॉन्ड है, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2. N और N, नाइट्रोजन के अंदर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? 3. ये आपने स्ट्रक्चर बनाया है और ये आपने बॉन्ड ऑर्डर लिखा है। सो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा? 1. ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा? 2. N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा? 3. So bond order represent the number of bonds. So these are the 4 parameters. आज हमें 4 पैरामीटर स्टडी करेंगे। चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है? कई बार हम किसी का स्ट्रक्चर लिखते हैं, हमने किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखा, हम उसके स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हम बोलते नहीं यार इसका ऐसे भी आना चाहिए था, इसका ऐसे तो हम बना सकते हैं, करते हैं ना ऐसे कई बार। तो जब हम एक स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हम उसके 2 और कई बार तीसरा स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, देन उसके बाद हम उसको सभी को सम अप करके रहते हैं, अच्छा नहीं ये बनना चाहिए इसका फाइनल स्ट्रक्चर, तो दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है? मैं इसके लिए एग्जांपल ले रही हूँ बेंजीन, फॉर्मूला C6H6। हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमें पता है बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड होते हैं। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, अब कोई बोल रहा है कि अरे नहीं मैम इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, जो जरूरी थोड़ी है कि डबल बॉन्ड आपने जिन कार्बन के बीच में बनाए हैं वही है, सपोज ये 1 कार्बन 2 3 4 5 and 6। तो अब कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं तो यहाँ पर ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, अब उसने डबल बॉन्ड वाले कार्बन की डबल बॉन्ड्स को शिफ्ट कर दिया है, तो ये भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, हम इस दोनों स्टूडेंट्स में से किसी को भी रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते। तो अब इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक फाइनल स्ट्रक्चर दे दिया बेंजीन का। इट मींस अब इन दोनों स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चल रहा है? फर्स्ट 1 और 2 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, 6 और 1 के बीच में भी डबल बॉन्ड है। तो इट मींस each carbon in the benzene is having double bond character, ठीक। so this is my resonance hybrid structure, resonance, इसको हम resonance hybrid बोलते हैं, जो कि सभी को समाप्त करके आता है। और इसीलिए हम ये जो हमने डॉटेड लिखा है इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो स्मॉल सर्कल है इट रिप्रेजेंट्स द डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन। So this process is called resonance। बहुत सिंपल, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम रेजोनेंस शो कर सकते हैं। सिंपली आप ओजोन के अंदर भी रेजोनेंस शो कर सकते हो, कार्बोनेट आयंस के अंदर भी रेजोनेंस शो कर सकते हो। चलिए हम ओजोन के अंदर रेजोनेंस शो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ओजोन। आप ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने 3 ऑक्सीजन के आसपास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 2 बॉन्ड, यहाँ पर नहीं है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सो ये हमारा बना स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अब ये रेजोनेंस कैसे शो करता है, चलिए देखते हैं ये कैसे रेजोनेंस शो करेगा। ये आपका ओजोन का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 ऑक्सीजन हैं, इन दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसके बीच में आपको कोऑर्डिनेट। तो जरूरी नहीं है, अब ये फिक्स नहीं है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो यहीं बनेगा और डबल बॉन्ड यहाँ बनेंगे, ऐसे भी बन सकता है आपका। इट मींस इस स्ट्रक्चर ने क्या प्रूव करा है कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो इस ऑक्सीजन के पास भी हो सकता है, इस ऑक्सीजन के पास भी हो सकता है।
तो फाइनली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि दोनों ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है. सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम रेजोनेंस शो कर सकते हैं. लाइक कार्बोनेट आयंस. कार्बोनेट आयंस का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 ऊपर 2 नेगेटिव, CO3 ऊपर 2 नेगेटिव. इसका मीनिंग क्या है? 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे और बाकी 2 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेंगे. कार्बन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2, 4, ऑक्सीजन 2, 6. तो 3 ऑक्सीजन हैं, 2 और 3, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे आपके? 7, बिकॉज दे हैव गेन 1 इलेक्ट्रॉन. इसीलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है. चलिए अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. कार्बन 4 ऑक्सीजन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं आपने. 2, 3 और 4 मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए कार्बन के आसपास. यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ बनाया है. ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये मैंने 6 बना दिए. इस ऑक्सीजन के पास है 7, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है. इस ऑक्सीजन के पास भी है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, और ये क्या बना हमारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नहीं था, तो ये कार्बन ने अपने बॉन्ड उसको कंट्रीब्यूशन करी है. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये है हमारा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है. चलिए देखिए इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब हमने इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रोटेट करना है. अब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के बीच में बना दिया है. ठीक, और ये मेरे नॉर्मल, ये 2 ऑक्सीजन. तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ शो करा है, और ये मेरे नॉर्मल ऑक्सीजन. एंड हर एक के ऊपर क्या है? सो दीज आर द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमें क्या नजर आ रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले यहाँ पर था, फिर वो यहाँ शिफ्ट हो गया, और फिर वो यहाँ शिफ्ट हो गया. 3 आपके पास ऑक्सीजन है, तो इट मीन्स आपने तीनों भी ऑक्सीजन के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शिफ्ट कराया है. तो इट मीन्स फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर. So these are the 3 resonating structure of carbonate ion. So this process is called resonance. आपके पास बहुत सारे resonating structures आपको किसी का भी एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए. आप उसके लिए प्रैक्टिस करिए. आप नाइट्राइट आयंस में बना सकते हो, आप नाइट्रेट आयंस में बना सकते हो, सल्फर SO2 में आप बना सकते हो. तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए. सो ये थी हमारी रेजोनेंस. आई होप इट इज क्लियर. आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए.